अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हमारी गुफ्तगू मैदे की तज़बियत के बारे में होगी और इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मैदे की तज़बियत होती क्या चीज़ है और इसकी वजूहात क्या 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 हैं और इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं और हम इसमें कौन कौन सी अद्वियात यानी मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलो आते हैं कि मैदे की तज़बियत होती क्या चीज़ है। हमारे मैदे के अंदर एक ख़ास किस्म का एसिड सिक्रीट होता है जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl कहते हैं। वैसे बज़ाहिर अगर देखा जाए तो HCl हमारे लिए बहुत मुफीद चीज़ है, काम की चीज़ है, क्योंकि हमारे खुराक के अंदर जब हम खुराक लेते हैं तो उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये एसिड जो हमारी मैदे में ये सिक्रीट होता है तो ये इन जरासीम को मार देता है। वो इस इन्वायरमेंट में सर्वाइवल एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे स्टमक के बहुत से ऐसे इंजाइम वगैरह हैं जो लो पीएच पर अपना बेस्ट काम कर सकते हैं। तो चलो हम आते हैं कि अगर इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और आपको तेज़ाबियत की शिकायत है तो इसकी काजेज़ क्या हैं। तो इसकी काजेज़ में आता है कि स्पाइसी फूड्स, अगर आप स्पाइसी फूड ज़्यादा तुर ग़िज़ाएँ खाते हैं जो स्पाइसी हैं तो उसकी वजह से तेज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है। और दूसरा जो फ्राइड फूड है जिस तरह समोसे पकोड़े वगैरह, इसकी वजह से भी आपकी तज़ाबियत ज़्यादा हो सकती है। और तीसरी चीज़ है कि अल्कोहल कंजम्पशन, अगर आप अल्कोहल का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो उसकी वजह से भी यह मसला हो सकता है। और इसके साथ चौथी जो चीज़ है कि बाज़ ड्रग्स भी ऐसे हैं जो अल्सर काज कर सकते हैं, जो डायरेक्टली आपकी तेज़ाबी HCl के सिक्रीशन को ज़्यादा नहीं करते बल्कि अल्सर काज कर सकते हैं, जैसे एनसेड्स वगैरह, और इसमें एस्पिरिन आ जाता है। हमारे स्टमक के अंदर एक प्रोटेक्शन के लिए ख़ास लाइनिंग होती है और वो लाइनिंग हमें HCl से बचाता है। और अगर हम एनसेड वगैरह ज़्यादा मकदार में लें, ज़्यादा डोज में लें तो उसकी वजह से वो लाइनिंग जो है वो डैमेज हो जाती है। तो उसके लिए HCl आपके स्टमक के लाइनिंग पर अपना असर शो करती है और उसे डैमेज करना शुरू कर देती है और जिसकी वजह से आपको अल्सर हो सकता है। तो ये तो है इसकी काजेज़। और अब आते हैं इसकी प्रिवेंशन के बारे में। तो ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाए, ज़्यादा फ्राइड फूड ना खाए। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपको अल्सर वगैरह है तो आप एनसेड की डोजेज कम कर दे या डोज कम कर दे या एनसेड की इनटेक को तर्क कर दें। और उसके साथ हम अब आते हैं कि अगर आपको ये कंडीशन लाहक हो गई तो कौन कौन सी मेडिकेशन आप इस हालत में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें जो 3 कैटेगरीज़ के हम मेडिकेशन इसमें इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, नंबर 2 प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, नंबर 3 एंटासिड्स। तो चलो आते हैं पहले H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट के बारे में कि H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट किस तरह आपकी HCl की सिक्रेशन को कम करता है। इससे पहले आपके ज़हन में ये बात होना ज़रूरी है कि जब भी आप H2 रिसेप्टर को स्टिमुलेट एक्टिवेट करोगे तो आपकी HCl की सिक्रेशन ज़्यादा होगी और जब भी आप इसे ब्लॉक करोगे तो HCl यानी आपके स्टमक की एसिड की सिक्रेशन कम होगी। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का लफ्ज़ जहाँ पर भी आ जाए तो फ़ौरन आपके जहन में ये चीज़ आना ज़रूरी है कि ये उस रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। तो H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट H2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है तो इसकी वजह से स्टमक में HCl की सिक्रेशन कम हो जाती है। ये इसका मेकनिज़म ऑफ एक्शन हो गया। ये मैं आप लोगों से सादा लेमैन और ज़बान में बात कर रहा हूँ। और इसके साथ दूसरी जो हमारे पास कैटेगरी है वो है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हमारे जो स्टमक के सेल है पैराइटल सेल्स, उनमें प्रोटॉन पंप होते हैं जो अगर आप उसे स्टिमुलेट करोगे तो आपकी जो स्टमक की गैस्ट्रिक एसिड है HCl उसकी सिक्रीशन ज़्यादा होगी। अगर आप उसे इनहिबिट करोगे, ब्लॉक करोगे तो वो सिक्रीशन कम हो जाएगी। तो दूसरी कैटेगरी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की है। और हमारे पास तीसरी कैटेगरी जो है वो हमारे पास आ जाती है एंटासिड्स की। एंटासिड्स वो लिक्विड्स, वो कंपाउंड्स,
वो चीज़ें हैं, वो केमिकल्स हैं जो हम इनटेक कर लेते हैं, जो वहाँ पर HCl के साथ HCl को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। अब मैं बताऊंगा कि इस कैटेगरीज में कौन कौन से ड्रग आते हैं। पहले है H2 रिसेप्टर। H2 रिसेप्टर में जो ड्रग्स आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके जेनेरिक नेम है सिमिटिडीन, फेमिटिडीन, निजाटिडीन, रेनिटिडीन। ये H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं और इन अद्वियात के बारे में आप सब जानते भी होंगे क्योंकि तकरीबन हर घर में ये चीज़ें आम इस्तेमाल होने वाले अद्वियात हैं। और इसके साथ जो दूसरे नंबर पे है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, उसमें आ जाता है ओमेप्राजोल, लेनोप्राजोल, पेंटोप्राजोल एंड इसोमेप्राजोल, ये आ जाते हैं। और इसके साथ तीसरे नंबर पे जो हैं जो एंटासिड्स हैं उसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं और दूसरे नंबर पर कैल्शियम कार्बोनेट आ जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ जाते हैं। और इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ यूँ हैं कि जिनमें जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करते हैं, ये जब HCl के साथ मिलते हैं तो ये वाटर और साल्ट बना लेते हैं, तो इसकी वजह से उस एसिड की एक्शन को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और जो कार्बोनेट हैं जब ये HCl के साथ मिलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl मिलते हैं तो ये वाटर और साल्ट बना लेते हैं, तो इसकी वजह से उस एसिड की एक्शन को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और जो कार्बोनेट हैं जब ये HCl के साथ मिलते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं, तो इसकी वजह से इसके असर को वो न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। और अब अगर हम आए तो पहले जो ड्रग्स इस्तेमाल होते थे वो थे ये एंटासिड्स। फिर उसके बाद जिस तरह मेडिकल वर्ल्ड ने तरक्की की तो हमने H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट डिस्कवर कर लिए, फिर वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड इस्तेमाल होते रहे। फिर उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो हमारे पास आ जाती है वो आती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जो सबसे आखिर में डिस्कवर हुए और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले भी प्रोटॉन पंप